हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी हैव स्टार्टेड विद महा रिवीजन ऑफ नीट और आज हम लोग एक छोटे से चैप्टर के बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल। चैप्टर छोटा है लेकिन एक क्वेश्चन हर बार पूछते हैं और एक क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स की वैल्यू तुम लोग सबको पता है कि क्या हो सकता है। तो बहुत सिंपल है, करके जाना ही जाना है इसको और इसके क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। चलो मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिज्म में चालू कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट के साथ। फर्स्ट पॉइंट मेरा होगा डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। नाउ डाइपोल मोमेंट का जीरो से थोड़ा सा बता देता हूं। अगर ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो डाइपोल मूवमेंट होगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, ये m बार। और साउथ से नॉर्थ का जो लेंथ है उसको नाम दिया हुआ है 12 और इसको नाम दिया है +m और ये है -m। दिस आर दी पोल स्ट्रेंथ और ये मैग्नेटिक लेंथ। तो m का वैल्यू होगा m × 12, ये इसका फॉर्मूला। अब इसका यूनिट, तो इसका यूनिट बनेगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि हमने MAAC में डाइपोल मोमेंट नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था मैग्नेटिज्म में करेंगे, तो इधर से मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूं। M = करंट मतलब एम्पियर, मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, ये NIA। इसको मैं ऐसा याद रखूंगा INA, मीना फॉर्मूला। अब कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो जब करंट कैरिंग वायर की बात होगी तो m का वैल्यू होगा मीना, और जब मैं मैग्नेट की बात करूंगा तो फॉर्मूला होगा m × 12। दिमाग में बिठा लो प्लीज। मैग्नेट के बारे में होगा तो m × 12, करंट कैरिंग वायर के बारे में होगा तो मीना। अब इसके डायरेक्शन के बारे में, मैग्नेट के केस में तो साउथ से नॉर्थ इसका डायरेक्शन है, तो इसका m बार हम लोग लिखेंगे m × 12 बार। लेकिन जब वायर के केस में होगा तो फॉर्मूला होगा IN × A बार, मतलब A बार के डायरेक्शन में होगा। अब A बार के डायरेक्शन में कैसे लेना होगा, तो अगर ये करंट कैरिंग वायर है, फॉर एग्जांपल ये करंट है, तो राइट हैंड थंब रूल यूज करने का, कर्ल्ड फिंगर करंट, थंब रिप्रेजेंट m बार। तो m बार का डायरेक्शन आउटवर्ड आया। याद करो आउटवर्ड के लिए हमने डॉट और सर्कल बोला है। अगर करंट का डायरेक्शन मैंने रिवर्स कर लिया तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अंदर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा क्रॉस। तो ये चैप्टर में मैं दोनों कवर कर लूंगा, मटेरियल का भी और ये वायर का भी। ओके, पहले इसके बारे में बात करते हैं। डाइपोल मूवमेंट, जब मैग्नेट कट करेंगे तो डाइपोल मूवमेंट चेंज होता है। अब व्हेन मैग्नेट इज कट, मैग्नेट इज कट, तो जब कट करेंगे तो इसको कट करने के अलग अलग तरीके हैं। तो फर्स्ट तरीका, इसको यहां से कट किया, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। तो इसके लेंथ को जब परपेंडिकुलर कट करेंगे तो कैपिटल M नया वाला विल बी पुराना वाला डिवाइड बाय 2। अगर 2 पार्ट में डिवाइड किया है तो 3 पार्ट में डिवाइड किया है तो 3, तो n पार्ट में डिवाइड किया है तो m/n। इसमें पोल स्ट्रेंथ जो होगा वो चेंज नहीं होता है, बट जो मैग्नेटिक लेंथ होता है वो चेंज होता है सिर्फ। तो ये भी याद रखने का। फर्स्ट है ट्रांसवर्स सेक्शन TS में हमेशा पोल स्ट्रेंथ उतना ही रहता है, मैग्नेटिक लेंथ चेंज होता है। अब क्वेश्चन में अगर नहीं दिया होगा ट्रांसवर्स के LS, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, तो आंसर है दोनों में फॉर्मूला तो मेरा सेम ही लगेगा। जैसे लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में यहां से कट करेंगे, तो यहां से कट करेंगे तो m' विल बी, अगर n नंबर ऑफ पार्ट्स करेंगे डिवाइड बाय n करना है। सिर्फ फर्क इतना होगा कि यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ डिवाइड हो जाएगा और लेंथ उतने का उतना ही रहेगा। ये ऐसा होता है।
तो लॉन्जिट्यूडनल ट्रांसवर्स सेक्शन नहीं दिया है तो m का वैल्यू तो m/n होने ही वाला है, तो वो आपको लिखना ही है। हाँ, ये अगर लिखना है तो उसको बोलना पड़ेगा ट्रांसवर्स लिया है कि लॉन्जिट्यूडनल। थर्ड है दोनों, बोथ ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल दोनों से कट कर दिया तो ये दोनों चेंज होगा, मतलब m बिकम m/n और 2l' बिकम 2l/n, तो फिर नया डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा m/n²। अगर 2 पार्ट में कट किया n का वैल्यू 2 लेने का, 3 पार्ट में कट किया n का वैल्यू 3 लेने का, एंड सो ऑन। तो ये व्हेन मैग्नेट इज कट, मैग्नेट इज रीशेप्ड। रीशेप्ड में आपको जो जो चीजें याद रखनी है वो आप ऐसा याद रखो। फर्स्ट केस, व्हेन मैग्नेट इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कल, ऐसा बना दिया, ये नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ, सेमी सर्कल जिसका रेडियस r है। तो ये जो r है वो बेसिकली यहाँ पे देखो ये 2l लेंथ है, यहाँ से भी ये 2l लेंथ है, तो मुझे ये आधा सरकमफरेंस विच इज पाई r इज इक्वल टू 2l मिला, तो r का वैल्यू बन गया 2l/पाई, ये r का वैल्यू बन गया। और इसको ऐसा करने से क्या होगा, m नया वाला विल बी स्मॉल m उतना ही है इनटू इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज r और r, दैट बिकम 2r, तो ये आंसर आया 2/पाई टाइम्स m। डायरेक्ट याद रख लेने का, 2/पाई टाइम्स m होता है सेमी सर्कल जब बनाएंगे तब। और अगर सेमी सर्कल नहीं बना के एक आर्क बनाया जो एंगल क्रिएट कर रहा है यहाँ पे 60 डिग्री, ये दो पॉपुलर है, तो इसका आंसर m' का वैल्यू 3/पाई m, ये ऐसा वैल्यू आ जाएगा। 2/पाई सही सेमी सर्कल के लिए, 60 डिग्री के लिए 3/पाई m। नेक्स्ट होता है मल्टीपल मैग्नेट्स जब भी हो गए तब कैसे डील करेंगे, मल्टीपल मैग्नेट्स। तो मल्टीपल मैग्नेट्स के लिए आपको समझो ऐसा एक मैग्नेट दिया है जिसका डाइपोल मूवमेंट है m1, ये साउथ ये नॉर्थ, इसके साथ दूसरा यहाँ पे कनेक्ट कर लिया साउथ और नॉर्थ, m2 m1, और ये दोनों कुछ एंगल बना रहे हैं यहाँ पे थीटा दोनों के बीच में। तो इसमें रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट विल बी रूट ऑफ m1² प्लस m2² प्लस 2m1 m2 इंटू कॉस थीटा, ये बनेगा। तो इसमें जब साउथ साउथ सेम पोल कनेक्टेड होगे तो प्लस होता है, यहाँ पे ऑपोजिट पोल कनेक्ट हो जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, तो इसके लिए माइनस करना पड़ेगा। लेकिन बहुत पॉपुलर होता है मल्टीपल परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर मैग्नेट रखा है तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सा पोल कहीं कौन सा साइड पे रखा है, सिंपल रिजल्टेंट विल बी रूट ऑफ m1² प्लस m2²। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या करते हैं, एक मैग्नेट को बेंड कर दिया सेंटर से परपेंडिकुलर, तो हम ये लगाते हैं m1² m2, लेकिन m1 m2 क्या हो जाएगा, तो देखो इधर सेंटर से कट किया तो ये m/2 हो जाता है, तो दिस बिकम m/2, दिस बिकम m/2, तो यहाँ पे वैसा फॉर्मूला लगेगा फिर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये था डाइपोल मोमेंट के बारे में, मैग्नेट के डाइपोल मोमेंट के बारे में। इसका डाइपोल मोमेंट तो अभी बात किया ही नहीं है, बाद में करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस एंड इक्वेटर। चलो अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, दैट इज अलोंग द एक्सिस एंड इक्वेटर। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और एक पॉइंट कंसिडर किया है यहाँ पे, मैग्नेटिक इंडक्शन एट दिस पॉइंट फाइंड करना है फ्रॉम द सेंटर। अब नीट में जनरली स्मॉल डाइपोल के लिए ही बात होती है, तो बड़े डाइपोल का नहीं याद रखोगे तो चल जाएगा।
अब यहाँ से साउथ से नॉर्थ एम बार का डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे बी एक्सिस का डायरेक्शन ये मिलेगा। मतलब बी एक्सिस का डायरेक्शन और एम बार का डायरेक्शन सेम होता है। बी एक्सिस का फॉर्मूला जो बनता है विच इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, ये स्मॉल डाइपोल के लिए ही बनाया है मैंने। अच्छा, अगर बड़ा डाइपोल होगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो पूछते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग मानते नहीं हैं, हमको दो सर फॉर्मूला। रेस टू हाफ ऐसा। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं ये याद नहीं रखना है क्योंकि कंफ्यूजन होगा बहुत। जितना मैं बोल रहा हूं उतना याद रख लो, ये फॉर्मूला याद रखना है 2m अपॉन आर क्यूब। अब इसमें एक और चीज याद रखनी है, डायरेक्शन। बी एक्सिस का डायरेक्शन एम के डायरेक्शन में ही होता है, तो इसका वेक्टर फॉर्म डायरेक्ट बार बार लगा देंगे तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा इसका। नाउ दूसरा केस, मैग्नेट के इक्वेटर पे, तो इक्वेटर कहां पे है? तो ये मैग्नेट बनाया, ये इसका इक्वेटर बनाया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये पॉइंट P। अब इक्वेटर पे डायरेक्शन समझ लेते। अगर ये एम बार का डायरेक्शन है तो बी इक्वेटर पे डायरेक्शन अपोजिट होगा। So B equator will be equal to mu naught upon 4 pi m by r cube, ये इसका वैल्यू। और वेक्टर फॉर्म लिखना है तो माइनस लिखना पड़ेगा, ये ऐसा वेक्टर फॉर्म। अब ये सेम फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी था, ई एक्सिस और ई इक्वेटर सेम लॉजिक, सेम सब कुछ लगाते हैं, सिर्फ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम के जगह पी लिखना है, दैट्स इट। तो ये आपका बी एक्सिस बी इक्वेटर हो गया। नेक्स्ट होता है एट एनी रैंडम पॉइंट, यहां पे बना लेते हैं, ड्रॉ करता हूं डायग्राम। ये नॉर्थ साउथ और यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लिया P विच इज एट सम एंगल थीटा। तो मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m रूट ऑफ, यहाँ पे r क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये इसका फॉर्मूला है। और ये इन जनरल है, अगर ये याद रख लिया तो काम हो जाएगा। अब क्या होगा, यहां पे एक रिजल्टेंट बनेगा B जो x एक्सिस के साथ कुछ तो भी एंगल क्रिएट करेगा। ये रिजल्टेंट ऐसा बना देते हैं, चलो थोड़ा सा ऐसा, लेट्स से अल्फा। तो tan अल्फा रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन जिसका वैल्यू होगा हाफ ऑफ tan थीटा। अब ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी यूज किया है हमने, ये मैग्नेटिज्म में भी यूज करना है, ये दोनों। दिस वाज मैग्नेटिक इंडक्शन अबाउट द एक्सिस इक्वेटर। लेकिन इसको कैसे यूज करना है उसको थोड़ा समझा देता हूं। एक एग्जाम्पल लेता हूं, एक मैग्नेट जिसका डाइपोल मूवमेंट हम लोग को दिया हुआ है 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। दूसरा मैग्नेट इसको परपेंडिकुलर है बट दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस है 2, तो ये दूसरा मैग्नेट ऐसा होगा, इसके सेंटर के बीच में डिस्टेंस है 2 मीटर और इसका डाइपोल मूवमेंट है 4। और बोला फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर, मतलब यहां से 1 मीटर डिस्टेंस पे अपने को मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करना है। मेथड समझ लो, मल्टीपल मैग्नेट्स जब भी होंगे तो कंसिडर 1 मैग्नेट एट अ टाइम,
तो एक मैग्नेट लिया, इसके लिए ये जो है दैट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, बी एक्सिस, तो इसके लिए बी एक्सिस का फॉर्मूला लगाऊंगा। ये मैग्नेट के लिए इक्वेटर बनेगा। तो सर नॉर्थ साउथ किधर है, क्योंकि इसके बिना नहीं हो पाए, किधर भी लो, समझो ये साउथ नॉर्थ तो मैंने इसी की डायरेक्शन में बनाया, और ये अगर साउथ नॉर्थ है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे बी इक्वेटर बनेगा, और बी इक्वेटर और बी एक्सिस का अलग अलग फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड will be equal to root of b axis square plus b equator square। अब इन दोनों में एक रिलेशन बनता है that b axis is twice of b equator, लेकिन ये कब वैलिड है वो समझो, दोनों का m और r सेम होगा तो ही, तो इन दोनों का तो m अलग अलग है, तो ऐसा लॉजिक नहीं लगा के आने का, बराबर है। अगर दोनों का m सेम होगा और r सेम होगा तो ही ये फॉर्मूला लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो आपको चुपचाप 2 बार फॉर्मूला लगाना है, जो भी आंसर आया स्क्वायर रूट डाल के आंसर निकालना। तो दिस वाज अबाउट मैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट पार्ट इसका होता है टॉर्क। चलो टॉर्क के लिए बात करेंगे। अब इसमें मैं बहुत सारी बातें बता दूंगा कि टॉर्क इलेक्ट्रोस्टैट्स का कैसे, MEEC का, सारे टॉर्क एक साथ बता दूंगा मैं ना। एक मैग्नेट को हम लोग ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ये साउथ ये नॉर्थ, साउथ ये नॉर्थ, ये एम बार का डायरेक्शन, इसको हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। एक्सटर्नल वर्ड इज इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इस पे एक फोर्स लगने वाला है। फोर्स जो लगेगा इसके वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और टॉर्क का वैल्यू याद रखना है बीना साइन थीटा, या फिर इसके लिए मैग्नेट के लिए याद रखने का MB साइन थीटा, ये इस पे टॉर्क लगने वाला है। तो टाउ बार विल बी इक्वल टू M बार क्रॉस B बार, इतना टॉर्क लगेगा। इसके डिटेल्स अगर आपको चाहिए, मैंने YouTube पे वीडियो अपलोड किए हुए हैं मैग्नेटिज्म के, काइंडली रिफर दैट वीडियो। M बार क्रॉस B बार, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो ये क्वेश्चन में कभी कभी पूछते हैं व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, कभी होगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 होना चाहिए। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे ढूंढने का, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम ढूंढने के लिए पोटेंशियल एनर्जी ढूंढना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर कुछ अपने को ऐसा आने वाला है। पोटेंशियल एनर्जी के पहले वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, दिस इज द वर्क डन, और वर्क डन का वैल्यू आएगा MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, और पोटेंशियल एनर्जी जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इट इज माइनस MB cos थीटा, ये वैल्यू है। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम, उसके लिए cos थीटा, थीटा का वैल्यू 0 होना चाहिए, थीटा का वैल्यू 0। अब थीटा का वैल्यू 0 का मतलब क्या है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अलाइंड में जब भी होगा तो थीटा 0 हो जाएगा, तब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा 180 होना चाहिए, थीटा 180, और ये 2 कंडीशन याद रखना। स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा 0, अनस्टेबल में थीटा 180। दूसरे लैंग्वेज में बात करूं तो M बार और B बार सेम डायरेक्शन में होने चाहिए स्टेबल में, और अनस्टेबल में M बार B बार दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो ये जो मैंने टॉर्क का फॉर्मूला बनाया है प्लीज याद रखो। अच्छा, कभी कभी बोलते रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क फाइंड करो, तो d टाउ बाई d थीटा पूछते, तो इसका डेरिवेटिव लेने का, एंड दैट बिकम MB cos थीटा, d टाउ बाई d थीटा। अब ये मैंने जो बात की है फॉर्मूला 1 2 3 ये जो दिए हैं 4, ये मैग्नेट के लिए। अब इसी में अगर मैं कॉइल की बात करूं, कॉइल में टॉर्क का वैल्यू होता है बीना साइन थीटा। अब इसमें
स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे होता है, तो ये समझो करंट कैरिंग कॉइल, ये समझो करंट, इसका m बार का डायरेक्शन ऊपर आ गया और ये b बार का डायरेक्शन। तो फिलहाल m और b दोनों परपेंडिकुलर है, प्लेन ऑफ द कॉइल b बार के डायरेक्शन में है, प्लेन ऑफ द कॉइल b बार के डायरेक्शन में है। तो जो थीटा है वो m और b के बीच में एंगल है, प्लेन और b के बीच में नहीं है, प्लेन और b के बीच में नहीं है। यहीं पे कॉइल वाले में ट्विस्ट आता है कि जब कोई बोलेगा थीटा इज एंगल बिटवीन प्लेन एंड बी, तो आपका ये एंगल थीटा नहीं है, आपका एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा यहां पे। और ये बात याद रखो, यही ट्विस्ट करते हैं और यही आएगा। अगर टॉर्क पे आएगा तो वो एंगल हमेशा प्लेन के साथ देंगे, प्लेन के साथ, तो आपको थीटा 90 माइनस लेके करना है का। ठीक है, अब इसमें अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो ये कॉइल परपेंडिकुलर ऐसा होना चाहिए। कॉइल जब ऐसा आ जाएगा m बार का डायरेक्शन b बार के डायरेक्शन में, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तब प्लेन इसको परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड को m बार पैरेलल होगा, प्लेन परपेंडिकुलर होगा। और अनस्टेबल के लिए उल्टा होना चाहिए, m बार b बार ऑपोजिट, अभी भी प्लेन परपेंडिकुलर होगा लेकिन m और b ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये कॉइल के बारे में भी बताती है। अब इलेक्ट्रोस्टैट्स में जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट में अगर ऐसी बात हुई तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में टॉर्क का वैल्यू होता है Pe साइन थीटा, सेम है, और टाउ बार विल बी P बार क्रॉस E बार, बाकी सब सेम ही होगा। इसमें वर्क डन का वैल्यू हो जाएगा Pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 एंड पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू माइनस Pe cos थीटा। ये इलेक्ट्रोस्टैट्स का भी बता दिया। इलेक्ट्रोस्टैट्स का और मैग्नेटिज्म मटेरियल कौन सा, मैग्नेट का, सब कुछ सेम, सिर्फ B के जगह E लिखने का, P के जगह M लिखने का, दैट्स इट, बस बाकी सब कुछ सेम ही होता है ये टॉर्क के लिए। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन आता है कि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व हो रहा है तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना क्रिएट करेगा। तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू याद रखना है आपको, EVR डिवाइड बाय 2। अगर रोटेटिंग चार्ज की बात होगी तो फॉर्मूला बनेगा EVR डिवाइड बाय 2। नाउ इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं इसको L0 से डिवाइड करता हूं, व्हाट इज L0, तो आंसर है L0 इज एंगुलर मोमेंटम जिसका वैल्यू होता है mvr। तो ये vr कैंसल हो जाएगा। m0 बाय L0 एक वैल्यू बनेगा विच इज E/2m, और ये रेशियो जो बनता है दिस इज कॉल्ड गायरोमैग्नेटिक रेशियो। और ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो होता है वो पर्टिकुलर चार्ज के लिए कांस्टेंट है। जो ये मैंने बनाया ये इलेक्ट्रॉन के लिए बनाया। तो इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज और मास सेम है, सॉरी कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू भी कांस्टेंट है। 8.8 इंटू 10⁻10 ये इसका वैल्यू कूलम पर kg। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है समझो ये, तो इसका L0 का डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से बाहर दिखाएंगे L0। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अगर ये डायरेक्शन में घूम रहा है तो करंट जो प्रोड्यूस करेगा वो ये डायरेक्शन में होगा, और इसके लिए करंट की वजह से m0 का डायरेक्शन अंदर आएगा। तो m0 और L0 दोनों का डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होता है, और अगर ये ऑपोजिट होता है तो हम लोग m0 बार अगर लिखना चाहते हैं 2m L0 बार, तो साथ में माइनस साइन लिखना पड़ेगा, ये बनेगा m0। तो ये था m0, बाकी सब कवर किया। अब लास्ट पार्ट है मटेरियल, दैट इज डाई पैरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। चलो मटेरियल में आपको सिर्फ दो मटेरियल पहले समझ लो, डाई मैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक।
डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में डिफरेंस, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट डिफरेंस, दिस मूव अवे फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, ये दूर जाएगा, ये हमेशा नियर आएगा, मतलब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये हमेशा इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये हमेशा दूर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड से। इसका परमियाबिलिटी या फिर एक टर्म है ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड नेगेटिव, इसका ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड पॉजिटिव। अब ये ससेप्टिबिलिटी क्या है, तो ससेप्टिबिलिटी आगे हम लोग थोड़ी देर बाद बात कर लेते हैं ससेप्टिबिलिटी भी क्या होता है। थर्ड, म्यू आर का वैल्यू जो होता है वो लेस देन 1 होता है, म्यू आर ग्रेटर देन 1 होता है, म्यू विल बी लेस देन म्यू नॉट एंड म्यू विल बी ग्रेटर देन म्यू नॉट। नाउ इंपॉर्टेंट बात अब से चालू होगी इसमें मटेरियल ट्राई करता है कि मैग्नेटिक फील्ड में से मैं कैसे बाहर निकल जाऊं। तो बाहर अगर निकलना है, समझो ये एक मटेरियल बनाया है डाईमैग्नेटिक, ये लाइंस को ऑपोज करेगा तो इसमें से पास नहीं हो पाएगी, मतलब एक ही लाइन पास हुई, बाकी कोई लाइन पास ही नहीं हो पाई, ये डाईमैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड अच्छा लगता है ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें से ज्यादा लाइन पास होगी। ये कुछ ऐसा होने वाला है। अब एक ही आइडिया पकड़ के रखने का कि ये भाई साहब जो है मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाते हैं, ये भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड में अंदर आते हैं। अगर उसको पकड़ लिया ना, सारे केसेस तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। एक डाईमैग्नेटिक का एग्जांपल लेता हूं, सुपर कंडक्टर, याद रखना इट इज बेसिकली डाईमैग्नेटिक मटेरियल। वाटर डाईमैग्नेटिक है, वाटर डाईमैग्नेटिक इसके लिए बोला क्योंकि एक फ्रॉग का एग्जांपल आता है, फ्रॉग लेविटेट करता है बिकॉज वो मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाना चाहता है, दूर जाना चाहता है मतलब वो डाईमैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है। तो ये डाई और पैरामैग्नेट थोड़ा थोड़ा सा ही बताया है, जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वही बताई है मैंने। इसका डिटेल भी वीडियोस है हमारे पास, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। अब आगे आता हूं मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं तो उसमें ससेप्टिबिलिटी स्मॉल नहीं, लार्ज एंड पॉजिटिव है, मतलब पैरा का ही एक्सटेंडेड वर्जन है फेरोमैग्नेटिक। बट फेरोमैग्नेटिक का स्पेशलिटी क्या है, तो इसके पास होते हैं डोमेन। डोमेन होते क्या है, तो एक मटेरियल इसके अंदर कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसने सेम डायरेक्शन में अलाइन कर लिया है, तो ये एक डोमेन बन गया, दूसरा डोमेन, तीसरा डोमेन, चौथा, पांचवा, ऐसा बहुत सारे डोमेन बन गए इसके अंदर। और हर डोमेन एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन ओवरऑल मटेरियल मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। इसके लिए हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा, तब जाके इसके सारे डोमेन एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे और ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। तो जनरली जो मैग्नेट्स बनाते हैं हम लोग, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाते हैं। लेकिन फेरोमैग्नेटिक और पैरा दोनों में जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो दोनों का ससेप्टिबिलिटी कम होता है, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होता है। तो इसका ग्राफ ये टेम्परेचर के साथ चेंज ही नहीं होता ससेप्टिबिलिटी, तो इसका ग्राफ कांस्टेंट, लेकिन इन दोनों का ग्राफ ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन है। और ये ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड टू रिमूव प्रोपोर्शनलिटी साइन वी ऐड सम कांस्टेंट, और ये इसको बोलते हैं क्यूरीज कांस्टेंट ससेप्टिबिलिटी। तो काई इनटू टी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऐसा क्वेश्चन आता है और ये सिंपल होता है। यस, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में दूसरी बात जो याद रखना है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल सॉफ्ट आयन इज एग्जाम्पल ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इससे सारे मैग्नेट्स बना सकते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन है कोर्सिविटी और रिटेंडिविटी। जनरली जो है वो
हिस्टैरिसीस ग्राफ पे से ये वैल्यूज मिलते हैं, बट हिस्टैरिसीस ग्राफ रिमूव किया है, लेकिन ये दो प्रॉपर्टी जो है ना उसको थोड़ा सा याद रखने का, रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी। अगर ये रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी हाई है, दोनों वैल्यू, तो इसमें से हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाएंगे, परमानेंट मैग्नेट। और इसके लिए परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं एल्यूमिनियम, जिसके पास, या स्टील प्रेफरेबल है, स्टील सबसे ज्यादा यूज होता है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। अगर ये दोनों वैल्यू लो है तो इससे हम लोग टेम्पररी मैग्नेट्स बनाएंगे, और इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए जनरली हम लोग सॉफ्ट आयन यूज करते हैं, ये रहा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो एक क्वेश्चन जो आगे जाके आने वाला है, कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयन। तो वो सॉफ्ट आयन है क्योंकि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो लॉस कम होता है। हिस्टैरिसीस जो मैं बात करता हूँ वो लॉस कम हो रहा है, हिस्टैरिसीस रिमूव किया है, इसके लिए हम लोग इस पे बात नहीं कर रहे। तो दिस इज अबाउट मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल। इसमें जो फॉर्मूला दूसरे है वो भी हम लोग थोड़े से ऐड कर लेते हैं कि दैट H इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसका वैल्यू है N into I। N is a number of turns per unit length, तो it is Ni upon L, H का वैल्यू। This is magnetic intensity। मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन में फॉर्मूला बनता है B इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स H। फिर एक आता है मैग्नेटाइजेशन, ये बहुत पॉपुलर है। इट इज नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला है। नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मतलब इन शॉर्ट m इंटू 2L ही करना होता है, डिवाइड बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम को डेंसिटी और मास के टर्म में भी लिख सकते हैं। ये m मास नहीं है, ये पोल स्ट्रेंथ है। फिर mz और b में भी रिलेशन है, mz और b में रिलेशन है b इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ mz। जहां पे भी मैं म्यू लिख रहा हूं मतलब कोई मीडियम की बात चल रही है, और यहां से हम लोग एक रिलेशन बना सकते हैं कि b अगर h को प्रोपोर्शनल है, b अगर mz को प्रोपोर्शनल है, तो mz h को प्रोपोर्शनल होगा। और इन शॉर्ट mz इज इक्वल टू काई इंटू h, और यहाँ पे अपना काई आ गया, ससेप्टिबिलिटी। इट्स द रेशियो ऑफ mz बाय h। अब mz बाय h का रेशियो है तो इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे mz बनाया, यहाँ पे h बनाया, और मैंने 3 ग्राफ बना के दिए, ये O, A, ये B और ये C, और पूछा डाई पैरा फेरो बताओ। तो आंसर है mz बाई h। अगर इसका है मतलब स्लोप होगा इस ग्राफ का, तो स्लोप स्मॉल और नेगेटिव जिसका होगा वो डाई मैग्नेटिक होगा, ये रहा। स्मॉल एंड पॉजिटिव होगा ये पैरामैग्नेटिक होगा, और ये फेरोमैग्नेटिक होगा। तो ये mz का भी रिलेशन बता। तो ये जो बेसिक फॉर्मूला है ये भी याद रखना है। ये था मैग्नेटिज्म। एक क्वेश्चन जरूर आएगा जिसपे चांसेस है टॉर्क और मैग्नेटिक इंडक्शन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये मैग्नेटिज्म छोटा कर लिया हमने। नेक्स्ट कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ वापस मिलेंगे। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।